तो चलिए, परफेक्शन है इसके डे 27 है प्लानर का। कौन सा डे है? डे 27। और डे 27 में दो पार्ट में हम लोग वीडियो को कर रहे थे, और पार्ट 1 का हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था। एंड ये बात करेंगे तो ये आपका पार्ट 2 है। ठीक है, कौन सा है तो ध्यान में रखना, ये पार्ट 2 है। और पार्ट 2 में हम लोग डिस्कस करने वाले 32 के बाद के प्रश्नों का, क्योंकि 31 तक के प्रश्नों का हम लोगों ने पार्ट 1 में आधा प्रश्नों को डिस्कस किया था। तो चलिए 32 नंबर प्रश्न से हम लोग देखते हैं। अरुण के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करें। ठीक है, किसके संदर्भ में बात हो रही है? अरुण के संदर्भ में। यूरेनस, जिसको हम लोग अरुण भी कहते हैं, ठीक है, सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यह शुक्र की भांति अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की दिशा में चक्कर लगाता है। बताना दोनों में से कौन सा कथन की बात करेंगे सही है। तो ध्यान में रखिएगा, केवल इन निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, तो तीसरा कथन केवल असत्य है। ठीक है, अगर बात करेंगे यूरेनस, जिसको हम लोग बोलते हैं अरुण, अगर बात करेंगे आकार के हिसाब से, आकार के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा है। ठीक है, सबसे बड़ा कौन होगा? तो सबसे बड़ा आपको ध्यान में रखना बृहस्पति है। बृहस्पति के बाद शनि आता है। और शनि की बात करेंगे तो यूरेनस जो कि अरुण जो है तीसरे नंबर पे सबसे बड़ा है। ठीक है, व्यास की बात करेंगे तो 51,800 किलोमीटर इसकी व्यास है। परिक्रमा की बात करेंगे, 84 वर्षों में एक परिक्रमा पूरा करता है। डैट मीन सूर्य के चारों तरफ 84 वर्षों में एक बार क्या होता है? एक परिक्रमा होता है। ठीक है, अरुण यामंडल में मिथेन एवं हाइड्रोजन के संकेंद्रण पाया जाता है। ये शुक्र की भौतिक अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम दिशा में चक्कर लगाता है। यहाँ पे शुक्र की भौतिक तो सही दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे ना पूरब से पश्चिम नहीं, पश्चिम से पूरब दे दिया था। पूरब से, ये शुक्र की भौतिक अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम के दिशा में चक्कर लगाता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? तो ठीक लग रहा है। तो यह शुक्र की भौतिक अपने अक्ष पर, ठीक है, पूरब से पश्चिम दिशा में चक्कर लगाता है। ये तो ठीक है, तो गलत क्यों ले रहा है? शुक्र की तरह अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम दिशा में चक्कर लगाता है, ठीक तो है। ठीक है ना, पूरब से पश्चिम ही तो जाता है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? पूरब से पश्चिम दिशा में, ये सही है। ठीक है, दोनों को दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे। इसका असत्य कथन पूछ रहा है ना, तो कोई भी असत्य कथन नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऊपर वाला भी सही है। अच्छा, ये याद, ये तीसरा गलत है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको दूसरा समझ रहा था। ट्राइटन इसका सबसे बड़ा उपग्रह है, तो गलत है। ठीक है, ट्राइटन इसका सबसे बड़ा उपग्रह नहीं है। बाकी 1 2 सही है। मुझे लगा से एक ऑप्शन उधर दिया हुआ, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ। तो तीसरा की बात करेंगे, गलत है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा उपग्रह की बात करेंगे ना, टाइटेनिया है। ठीक है, टाइटेनिया। ट्राइटन किसका उपग्रह है? तो ट्राइटन वरुण का सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, देखिए, टाइटन, ट्राइटन और टाइटेनिया। टाइटन की बात करूंगा तो ध्यान में रखना शनि हो जाएगा। ट्राइटन की बात करूंगा तो वरुण हो जाएगा। और ठीक है, टाइटेनिया की बात करूंगा तो अरुण हो जाएगा। भूलेंगे तो नहीं। ठीक है, अगर बोला जाए टाइटेनिया, चलिए सबसे पहले लिखते हैं ट्राइटन। तो ट्राइटन अरुण का नहीं है, वरुण का है। ठीक है, अगर लिखूंगा टाइटन, तो टाइटन ध्यान में रखना है शनि का है। अगर मैं लिखूंगा टाइटेनिया, ठीक है, क्या? टाइटेनिया, तो ये आपका किसका हो जाएगा? अरुण का हो जाएगा। ठीक है, किसका हो जाएगा? अरुण का हो जाएगा। तो ये यहाँ पे आप लोग गलती कर सकते हो, ट्राइटन वरुण का है, ट्राइटन टाइटेनिया अरुण का है। अगर बात करेंगे तो टाइटन किसका है? तो टाइटन आपका किसका है? तो टाइटन शनि शनि का ग्रह है। का। ठीक है, जो कि दूसरा सबसे बड़ा भी है। ठीक है, गैनीमेड के बाद दूसरा सबसे बड़ा जो है सो वही है। तो यही आपका गलत दिया हुआ है। ठीक है, यूरेनस की खोज की बात क्या हर्षल साहब ने किया था? 1781 में किया था। कब किया था विलियम हर्षल ने इसकी खोज? सत्रह सत्रह सौ सौ इक्यासी इक्यासी में। में। हाँ, ये शुक्र की तरह क्या करता है ना, क्लॉकवाइज आता है। ठीक है, सारे प्लैनेट क्या होता है ना, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे ऐसे घूमते हैं। ठीक है, ये जो है ऐसे ऐसे जाता है। ठीक है, सूर्य की मतलब किसके घड़ी के दिशा में चलता है। अब आते हैं हम लोग देखेंगे 33 नंबर प्रश्न। वरुण के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सौरमंडल का सर्वाधिक ठंडा ग्रह है। ठीक है, तो बिल्कुल वरुण सबसे दूर है, सबसे ठंडा है। यौमंडल में हाइड्रोजन और मीथेन की उपस्थिति के कारण हरे रंग का दिखता है। तो बोला असत्य कथन कौन सा है? तो ध्यान रखेंगे, दोनों की बात करेंगे सही कथन है। ठीक है, इसलिए या तो न तो एक न तो दो लिया है। ठीक है, नेपच्यून जिसको वरुण कहते हैं, ठीक है, चौथा सबसे बड़ा ग्रह है और सबसे दूर भी है। सूर्य से ज्यादा दूर होने की वजह से इसका टेम्परेचर भी बहुत कम होता है। -228 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पे होता है, अर्थात ये सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन तथा मीथेन पाया जाता है। इसी कारण यह भी अरुण की भौति, यह ग्रहण भी दूरबीन से हरे रंग का दिखाई देता है। वर्तमान में वरुण के ग्रहों की संख्या 14 हो गई है और ट्राइटन इसका सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, और अरुण का कौन सा है? तो टाइटेनिया। ठीक है, और शनि का कौन सा है? तो टाइटन। टाइटैनियम। मिलता जुलता है, ध्यान में रखेंगे। हाँ, अब आते हैं क्षुद्र ग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के मध्य अवस्थित होता है, उनके कक्षाओं के बीच में पाया जाता है, बिल्कुल ठीक है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह की बात करेंगे जिसका नाम सीरस है या फिर सेरेस कहते हैं, ये भी आपका ठीक है। सब प्रथम क्षुद्र ग्रह की खोज पियाजी ने किया था।
तो ये भी आपका ठीक है, सारे ही सारे गठन की बात करेंगे सही है, ठीक है। मंगल और बृहस्पति के बीच का जो कक्षा जो होता है, ठीक है, उसमें आपको क्या मिलता है, तो आपको क्षुद्र ग्रह आपको मिलेंगे जिसको एस्ट्रॉयड भी कहते हैं। और सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह की बात करेंगे जिसको सेरस या फिर सीरस कहते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसकी खोज की बात करेंगे तो गुसेपी पियाजी ने किया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इटली के खगोल भी थे, कब किया था, तो 1801 में, मतलब पियाजी ने क्षुद्र ग्रह की खोज की थी। मंगल और बृहस्पति के मध्य करोड़ों किलोमीटर क्षेत्र में भिन्न भिन्न आकार के पिंडों की पत्ती है जिन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। और ये क्या करते हैं, क्षुद्र ग्रह सौरमंडल का हिस्सा होते हैं, ठीक है। ये सभी सूर्य के चारों तरफ अन्य ग्रहों के दीर्घवर्ती कक्षा में पश्चिम से पूरा, मतलब घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में परिक्रमा करते हैं। मतलब जैसे जैसे ग्रह करता है ना, उसी तरीके से वो भी क्या करता है, सूर्य की परिक्रमा करता है। और सर्वप्रथम क्षुद्र ग्रह सीरस, जिसका खोज पियाजी साहब ने कब किया था, 1801 में। और ध्यान में रखना, क्षुद्र ग्रहों में सीरस की बात करेंगे तो सबसे बड़ा है, सबसे चमकीला है। और जिसका व्यास की बात करेंगे तो 1025 किलोमीटर है, मतलब बहुत बड़ा होता है, ठीक है। अब आगे के प्रश्नों को भी जरा हम लोग देखते हैं। मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था सबसे सुसंगत है, मतलब क्या वहां पे ऐसी चीजें हैं जहां पे मतलब क्या हो सकता है, जीवन की उपस्थिति मानी जाती है। तो बर्फ घटकों और हिमस्थित जल की उपस्थिति है, ठीक है। तो बर्फ के घटक भी है, ठीक है, हिमस्थित जल की भी उपस्थिति है, इस वजह से लोग जो है मंगल पे इन फ्यूचर रह सकते हैं, ठीक है। मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए सबसे सुसंगत अवस्था बर्फ घटकों और हिमस्थित जल की उपस्थिति है। सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां दिन का तापमान अरेवमंडलीय अवस्था पृथ्वी के समान होता है, इसलिए मनुष्य क्या हो सकता है, इन फ्यूचर वहां पे रह सकता है। मंगल पर उपस्थित जमा हुआ जल एवं उपस्थित बर्फ की चोटियां वहां पर जीवन होने की पुष्टि करता है। इसके अवमंडल में 95% कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, 3% नाइट्रोजन, 1 से 2% कार्बन तथा 1 से 4% 0.1 से 4% के बीच ऑक्सीजन पाया जाता है। मतलब ऑक्सीजन यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा है, 95% के आसपास, ठीक है। यहाँ ओजोन का स्तर का अभाव पाया जाता है। इसकी मिट्टी में 10% आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। इसकी उपस्थिति के कारण इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। इसका धरातल क्रेटर एक तरह चंद्रमा के समान दिखता है, ठीक है। डिमोस और फेबोस की बात करेंगे तो मंगल के दो उपग्रह है, ध्यान में रखेंगे। यहाँ सबसे ऊंचा पर्वत की बात करें कौन सा, निक्स ओलंपिया है, क्या नाम है, तो सबसे ऊंचा पर्वत की बात करें निक्स ओलंपिया। और निक्स ओलंपिया की ऊंचाई की बात करें, हाइट की बात करें, तो ध्यान में रखिएगा एवरेस्ट से भी मतलब कितना है, तो 3 गुना ज्यादा है, ठीक है। तो निक्स ओलंपिया का संबंध किससे, मंगल से है, ये आप ध्यान में रख सकते हो। अब आते हैं क्षुद्र ग्रहों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो जानते हैं आप लोग, क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न प्रकार के चट्टानी मलबे होते हैं। बिल्कुल होते हैं, सूर्य की परिक्रमा तो करते हैं, इसलिए सोलर सिस्टम या फिर सौर परिवार का भी ये हिस्सा होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे होते किंतु कुछ का व्यास की बात करेंगे 1000 किलोमीटर से भी अधिक होता है। जैसे सेरस का कितना था, 1025 के आसपास था, बिल्कुल ये भी ठीक है। क्षुद्र ग्रहों की कक्षा की बात करेंगे, बृहस्पति और शनि की कक्षाओं के मध्य, तो गलत है, ठीक है। बृहस्पति और साथ में क्या होगा, तो मंगल हो मंगल। जाएगा, क्या हो जाएगा, तो बृहस्पति और मंगल। मंगल हो जाएगा। तो तीसरा स्टेटमेंट की बात करें, गलत हो गया, ठीक है। बाकी 1 और 2 की बात करेंगे तो पूरी तरीके से सही है, क्योंकि मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। अधिकांश क्षुद्र ग्रह की बात करेंगे, आकार में बहुत छोटे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी बड़े होते हैं जिनका 1000 किलोमीटर से भी अधिक का मतलब क्या होता है, व्यास होता है। यू शुड लर्न इट, ठीक है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। और ये ग्रहों की तरह मतलब क्या होता है, दीर्घवृत्तीय कक्षा में किसकी परिक्रमा करते हैं, तो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इनकी कक्षा कैसे घूमती है, तो जस्ट प्लानेट की तरह, अन्य प्लानेट जो पश्चिम से पूरब जाते हैं, ठीक है, उसी तरह, लेकिन दो प्लानेट है पूरब से पश्चिम जाते हैं, इसका नाम है शुक्र और अरुण, ठीक है। क्षुद्र ग्रहों में सिरस की बात करेंगे, सबसे चमकीला और विशाल है, और इसकी व्यास की बात करेंगे तो 1025 किलोमीटर पाया जाता है, ठीक है। अब बात करेंगे पृथ्वी के निकट का क्षुद्र ग्रह, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसका जरा नाम आप लोग ध्यान में रखेंगे। एक का नाम है एंटेस और दूसरा का नाम है अपोलोस। क्या नाम है, अपोलोस, और एक और भी अमोर्स, ठीक है। तो एंटेस, अपोलोस और अमोर्स की बात करेंगे तो पृथ्वी के निकट पाए जाने वाले क्या है, तो ये तीनों के तीनों क्षुद्र ग्रह, शुड बी लर्न इट, ठीक है। क्योंकि क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के शनि के कक्षा के बीच में नहीं पाया जाता, मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच में पाया जाता है। ऑप्शन में बृहस्पति और शनि दिया था, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 की बात करें गलत है। क्षुद्र ग्रह की खोज सबसे पहले किसने की थी, तो सेरस की खोज की गई थी 1801 में। इटली के खगोलविद थे जिनका नाम क्या था, पियाजी, क्या नाम था, क्या नाम था, पियाजी, ठीक है। तो आप इसको ध्यान में रखना है। अब आते हैं सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह, बताने की आवश्यकता नहीं, बुध सही है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह की बात करें, बृहस्पति सही है। सौरमंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पे कौन सा था, तो सबसे पहले तो दूसरे स्थान पे, पहले पे तो बुध है, दूसरे पे क्या, शुक्र है, ठीक है। और सूर्य के निकटतम ग्रह की बात करेंगे तो क्या मिलान करना है ना, गलत लगा दिया क्या। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह, तो सबसे छोटा ग्रह कौन होगा, सौरमंडल का सबसे प्लूटो। छोटा ग्रह अगर प्लूटो को लेगा तो भाई तो ग्रह तो नहीं है, वैसे तो प्लूटो सबसे छोटा होगा जब प्लूटो था तो,
ठीक है, सौरमंडल का हम्म। सबसे बड़ा ग्रह में बृहस्पति ले लेगा, ठीक है, शुरू सबसे निकटतम में तब बुध लेगा फिर। और सौर मंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पे मरकरी है, उसके बाद वेनस मतलब शुक्र है, ठीक है। तो ये आपका ऐसे आंसर लेगा, ठीक है। लेकिन देखता हूँ क्या लिया है। इसका आंसर लिया डी, मतलब एक ऑप्शन लिया फोर, ठीक है। तो ए का फोर मैंने लगाया, मतलब सबसे छोटा ग्रह मतलब किसको मान के चला, प्लूटो को मानकर चला। अगर ये प्लूटो अगर प्लानिट में अगर आप शामिल करोगे तो ये बुध से भी छोटा है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसके बाद लिया है बी का तीन, तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, नो डाउट। सी का दो लिया है, सूर्यमंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पे कौन सा है, तो सबसे पहले मरकरी बुध आता है। उसके बाद आपको क्या देखने को मिला, मरकरी के बाद आपको वेनस आपको देखने को मिलेगा, डेट मीन शुक्र। और सूर्य से निकटतम ग्रह की बात करेंगे तो मरकरी तो है ही, ठीक है। ये 2006 से पहले ग्रहों की स्थिति के बारे में बात की गई, क्योंकि 2006 में प्राग में एक सम्मेलन होता है, प्राग की राजधानी चेक गणराज्य में, वहां पे ठीक है ग्रहों की जो दर्जा जो होती है वो प्लूटो से मतलब क्या होती है, छीन ली जाती है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। सौरमंडल में किस प्लैनेट को मास्टर ऑफ गॉड्स कहते हैं, ठीक है, मतलब मास्टर ऑफ गॉड्स किसे कहते हैं, किस प्लैनेट को मास्टर ऑफ गॉड्स कहा जाता है, ठीक है। तो देवताओं के गुरु किसे कहते हैं, बृहस्पति को कहते हैं ना, आपने देखा भी होगा, ठीक है। और सौरमंडल के दूसरे स्थान पे कौन सा है, तो दूसरे स्थान पे आपको शुक्र मिलेगा, ठीक है। और ये पृथ्वी से सर्वाधिक निकट भी है, ये भी ध्यान में रखना है। और इसको पृथ्वी के बहन भी कहा जाता है। और सौरमंडल में इसका स्थान बुध के बाद है, सर्वाधिक गर्म है, चमकीला है। यह सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है, जिसके कारण इसके अवमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड के घने बादल छाए रहते थे। तो ये सारे संदर्भ जो थे शुक्र के बारे में थे। तो ये प्रश्न में कंफ्यूज नहीं होना, प्लूटो को इसलिए लिया है क्योंकि ये 2006 से पहले की स्थिति है, ठीक है। अब आते हैं हमारे सौर परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी की बात करेंगे सघनतम है, तो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सघनतम जो है पृथ्वी है। और हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी का सघनतम है। और इसका घनत्व की बात करेंगे तो 5.5, 5.5 के आसपास पाया जाता है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। पृथ्वी दूरी के क्रम में तीसरा नंबर पे है, सबसे पहले पे बात करेंगे तो बुध आएगा, फिर शुक्र आएगा, फिर पृथ्वी आएगा। लेकिन आकार के दृष्टि से अगर बात करेंगे तो पृथ्वी जो है 5वां नंबर पे आता है। दैट मीन्स आपको आकार के संदर्भ में कुछ चीजें और भी याद रखनी है। अगर सबसे बड़ा अगर बात करेंगे बृहस्पति है, दूसरे नंबर पे शनि है, तीसरे नंबर पे अरुण है, चौथे पे वरुण है, और पांचवा पे आपको क्या मिलेगा, पृथ्वी मिलेगा, ठीक है। सघनतम की बात करेंगे तो पृथ्वी ध्यान रखेंगे कितना है, तो 5.52 के साथ सर्वाधिक है, ठीक है। और कभी कभी इसका पूछ देता है, अगर पूछेगा सबसे कम किसका है तो शनि का सबसे कम है, ठीक है। तो 0.7 शनि का है, इसलिए शनि को अगर आप पानी पे अगर डाल दोगे तो ये पानी पर क्या होगा, तैरेगा या फिर डूब जाएगा, क्या होगा, तैरेगा। बिल्कुल पानी पे तैरेगा, क्योंकि इसका सबसे कम है। अब पृथ्वी का क्या है, सर्वाधिक, पृथ्वी का सर्वाधिक है। तो ये भी आप ध्यान में रखो, पृथ्वी का 5.5 के आसपास है। और शनि का मात्र 0.7 है, इसलिए पानी पे डालोगे शनि को, शनि को प्लानिट को अगर पानी पे अगर डालते हैं, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, लेकिन कहा जाता है अगर पानी पे डाल देंगे तो ये तैरने लगेगा, ठीक है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। शुक्र ग्रह पर मानव जीवन का होना अत्यधिक असंभाव्य है, मतलब संभव नहीं है, बिल्कुल नहीं संभव है, क्योंकि टेम्परेचर की बात करेंगे बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर है वहां पे। और शुक्र के अवमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का अत्यधिक उच्च स्तर है। बताना है दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। दोनों के दोनों सही है, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर कितना पहुंच जाता है, 475 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। मनुष्य झेल सकता है क्या, नहीं झेल सकता। मनुष्य में अधिकतम 50 डिग्री सेल्सियस कहीं कहीं पे हो जाता है तो स्थिति खराब हो जाती है, नहीं, 50 डिग्री से ज्यादा अगर हो गया तो स्थिति खराब हो जाती है। लेकिन यहाँ पे 475 है, तो मानव जीवन के प्रतिकूल यहाँ का टेम्परेचर पाया जाता है, ठीक है। यौमंडल में बात की, कार्बन डाइऑक्साइड 96% के आसपास यहाँ पे पाया जाता है, जिसकी वजह से ठीक है काफी अधिक क्या होता है यहाँ पे ताप होता है। इसको प्रेशर कुकर दशा वाला ग्रह भी कहते हैं, मतलब प्रेशर कुकर जो टेम्परेचर होता है ना, तो उसी तरह का प्रेशर कुकर जैसा यहाँ पे आपको टेम्परेचर आपको देखने को मिलता है। तो प्रेशर कुकर दशा वाला ग्रह किसे कहते हैं, तो शुक्र को कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं 40 नंबर क्वेश्चन, जरा ध्यान फरमाइए आप लोग, ठीक है। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समयावधि की तुलना में मंगल ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समयावधि कम है, ठीक है। बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है, ठीक है। मंगल ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास की तुलना से कम है, तो ध्यान में रखना है। तो बिल्कुल ये वाला तो सही है, लेकिन पहला गलत है। अब दोनों का समय की बात करेंगे तो आप ध्यान में रखना, मंगल को परिक्रमा करने में ठीक है 687 दिन लगते हैं। और वहीं पृथ्वी जो है से एक परिक्रमा, ठीक है, परिक्रमा किसका करेंगे, जब भी परिक्रमा शब्द का यूज कर रहा हो तो सूर्य की, ठीक है। 365 दिनों में पूरा कर लेते हैं, ठीक है, ध्यान में रखना है। और व्यास की बात करेंगे तो पृथ्वी का व्यास की बात करेंगे, विषुवतीय व्यास की बात करेंगे तो 12,756 किलोमीटर है। वही मंगल की बात करेंगे तो 6,792 किलोमीटर है। तो पृथ्वी ज्यादा है, ठीक है, जबकि बात करेंगे दोनों को परिक्रमा करने में, ठीक है, मंगल को ज्यादा समय लगता है। तो आप बोलोगे सर ये तो छोटा प्लानेट है तो इसको ज्यादा क्यों लगता है, क्योंकि सूर्य से ये दूरी इसकी अधिक है, ठीक है। मतलब सबसे पहले आप देखोगे तीसरे नंबर पे मरकरी मतलब बुध आता है, उसके बाद शुक्र है,
ठीक है, उसके बाद पृथ्वी है, उसके बाद मंगल आपको आता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो पृथ्वी यहाँ पे मान लीजिए सन है, तो सन से दूरी जिसके पास में रहेगा उसको कम समय लगेगा। तो मरकरी को मात्र 88 दिन ही लगता है, पृथ्वी को 365 दिन लग जाता है सूर्य की परिक्रमा करने में। अब पृथ्वी से भी ये दूर है मंगल, तो इनको लग जाते हैं कितने दिन, तो 687 दिन लगते हैं। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं बुध को, देखिए बहुत कम समय लगे, जैसे जो जितने जितने नजदीक होंगे ना उनको मतलब सबसे कम समय लगेंगे। देखिए, ये घूर्णन, घूर्णन का मतलब क्या होता है, अपने अक्ष पे ही एक चक्कर लगा लेना था, इससे हमको मतलब नहीं, ये दूर नजदीक से इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन इसको समझना सबसे आसान है। बोलोगे सर क्यों आसान है, तो सूर्य से जितनी दूरी उसका समय उतना ही अधिक, सूर्य से जो जितना पास उसका समय उतना ही कम। बुध सबसे पास तो सबसे कम, शुक्र उसके बाद तो 225 दिन, पृथ्वी 365, मंगल उससे दूर तो 687 दिन, बृहस्पति 12 वर्ष लगाते हैं। ठीक है, शनि 29 वर्ष लगाते हैं, अरुण 84 वर्ष लगता है। ठीक है, वरुण उसके बाद है तो इनको 165 वर्ष लगता है। अब प्लूटो जो सबसे दूर में था तो इसको कितने वर्ष लग जाते थे, तो इसको 248 वर्ष लग जाते थे। ठीक है, तो ये जो हो गया सबसे कम बुध को लगेगा, जो सबसे दूर होगा वरुण को सबसे ज्यादा दिन लगेगा। ठीक है, अब हम आते हैं घूर्णन की बात। घूर्णन की बात करेंगे ना, तो घूर्णन से दिन और रात का परिवर्तन होता है, एज ए पृथ्वी के सेंस में हम लोग जाने तो है। इससे क्या होता है, तो इससे मतलब साल बदलते हैं। ठीक है, अब बोलोगे सर पृथ्वी पे एक साल कितने दिनों का होता है, तो जानते 365 दिन है। वही अगर साल अगर प्लूटो की बात करेंगे तो 248 दिन, 248 वर्ष उनको एक परिक्रमा लगने में, एक परिक्रमा का पूरी करने में समय लग जाते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे सबसे कम समय कौन लेता है, तो सबसे कम समय की बात करेंगे, ठीक है, बृहस्पति की बात करेंगे तो सबसे कम समय लेता है क्योंकि बहुत तेजी से घूमता है। तो ग्रहों में सबसे कम समय किसको लगता है, बृहस्पति को, क्योंकि बहुत तेजी से घूमता है अपने अक्ष पे। उसके बाद अगर बात करेंगे तो सबसे अधिक दिन किनको लगता है, तो सबसे अधिक दिन की बात करेंगे तो इनको शुक्र को 257 दिन लग जाते हैं। अब बोलोगे सर पृथ्वी को कितने दिन लगते हैं, तो पृथ्वी घंटे बोल रहा हूँ। ठीक है, पृथ्वी को घंटा में लगता है मात्र 24 घंटे लगता है। ठीक है, 23 घंटा 56 मिनट समथिंग मिनट है। तो इतने देर में एक घूर्णन पूरा कर लेता है, इसे दिन और रात में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो घूर्णन जो होता है अपने अक्ष पे होता है। परिक्रमण की बात करेंगे तो सूर्य के चारों ओर ये लोग परिक्रमा करते हैं। ठीक है, तो परिक्रमा का इसलिए भी आसान है क्योंकि जो जितना दूरी पे रहेगा सूर्य से उनको उतना ही समय लगेगा, क्योंकि ये किस प्रकार की कक्षा में परिवर्तन करते हैं, तो ये दीर्घवृत्तीय कक्षा होता है। ठीक है, ये ऐसे घूमते हैं। ठीक है, ऐसे। ठीक है, सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं, ऐसे 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 घूमते रहते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे देखा होगा आपने, फिगर बना होगा, ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं। ठीक है, और केंद्र में क्या होता है, तो केंद्र में क्या है, सूर्य है। ठीक है, इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फॉर्मूला। ठीक है, सूर्य को केंद्र में माना गया है और सारे प्लानेट जो है ऐसे 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 क्या करे, इसका चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन कुछ जो है सो उल्टा भी, कुछ ऐसे भी लगा रहे हैं। ठीक है, कुछ ऐसे भी लगा रहे हैं जिसका नाम क्या है, शुक्र एवं अरुण। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं तो देखेंगे कौन सा प्रश्न है। अब आते हैं अपने परिक्रमा पथ पर पृथ्वी लगभग किस माध्यम में वेग से सूर्य की चक्कर पूरा करता है। ठीक है, तो मतलब ये कितने स्पीड से, तो ध्यान में रखोगे इसकी स्पीड की बात करेंगे। ठीक है, मतलब सेकेंड में इसको हम लोग काउंट करते हैं, तो 29.8 होता है। ठीक है, तो 29.8 तो ऑप्शन में नहीं था, तो यहाँ पे 30 किलोमीटर मान सकते हैं। मतलब एक सेकेंड में अगर बात करेंगे ना तो सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में, ठीक है, ये 29.8 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर लेता है। ठीक है, और जब इतने तेजी से घूमता है तो भी बेचारे को 365 दिन लग जाते हैं। ठीक है, आप 365 को क्या करो, घंटा में तब्दील करके सेकेंड से भी देख सकते हो उसे कितना डिस्टेंस हो सकता है। तो 29.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। ठीक है, लगभग 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड की वेग से मतलब क्या करता है, सूर्य की परिक्रमा को पूरा करता है। उसके बाद भी इनको समय की बात करेंगे तो 365 दिन का लग जाता है। अब सबसे तेजी में कौन घूमता है भाई साहब, तो सबसे तेजी में बुध। ठीक है, 47.9 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। अब वरुण बेचारा सबसे दूर है इसलिए इसकी गति कम है, मात्र 5.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। तो जो सबसे पास में रहेगा उनको समय भी कम लगेगा और तेजी से घूमेंगे भी, और जो सबसे दूर रहेगा उनको समय भी ज्यादा लगेगा, घूमेंगे भी। देखिए ये भी डिसेंडिंग ऑर्डर में ही आएगा। ठीक है, सबसे पास में बुध तो उनको ज्यादा, शुक्र उससे कम, पृथ्वी उससे कम, मंगल उससे कम, ये उससे उससे सबसे दूर में जो वरुण है उसको सबसे कम स्पीड से वो घूमेगा। ठीक है, मतलब 5.4 किलोमीटर प्रति सेकंड, जो सबसे पास में वो सबसे तेजी से, इसलिए इनको समय कम लगता है, मात्र 88 दिन लगता है। ठीक है, ये बेचारा वर्ष में चला जाता है। क्षुद्र ग्रह तथा धूमकेतु के बीच में क्या अंतर है। क्षुद्र ग्रह लघु चट्टानी ग्रहिकाएं, जबकि धूमकेतु हिमशीतित गैसों से निर्मित होते हैं जिन्हें चट्टानी और धातु पदार्थ आपस में बांधे रहता है। ठीक है, तो ये तो ठीक है। क्षुद्र ग्रह अधिकांशतः, ठीक है, बृहस्पति और मंगल के परिक्रमा पथों के बीच पाए जाते हैं, जबकि धूमकेतु अधिकांशतः शुक्र और बुध, तो ये गलत लिया है। ठीक है, बाकी मंगल बृहस्पति ऊपर का सही है।
धूमकेतु की बात करेंगे तो गोचर, दीप्तिमान, पुच्छ दर्शाते, जबकि क्षुद्र ग्रह ये नहीं दर्शाते। बिल्कुल, तो ये भी सही है। पहला इस सेकेंड ऑप्शन गलत क्यों है? तो सेकेंड ऑप्शन की बात करेंगे, ठीक है, तो गलत होने का रीजन क्या है? तो मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य असंख्य सूक्ष्म पिंड पाए जाते हैं। ये सूक्ष्म पिंड जो होते हैं क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। ये सूर्य मंडल के जिन क्षेत्र में पाए जाते हैं वह क्षुद्र ग्रह पेटी कहलाती है। ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण एक मूल ग्रह के विखंडित होने से हुआ है, ठीक है, अर्थात क्षुद्र ग्रह छोटे छोटे चट्टानी प्लेटोनाइड है, ठीक है। धूमकेतु अपनी कक्षा में घूमते हुए कई वर्षों के बाद जब से सूर्य के पास से गुजरते हो तो गर्म होकर इनमें गैसों का फुहार निकलती है, जो एक लंबी चमकीला पुच्छ के समान दिखती है, जो कभी कभी लाखों किलोमीटर लंबी होती है। सामान्य अवस्था में पुच्छल तारों की पुच्छ नहीं होती है, परंतु ज्यो ज्यो वह सूर्य के समीप आते हैं सूर्य की उष्मा से विकिरण विकिरण के कारण बाहरी परत पिघलकर गैस में बदल जाती है, ठीक है। अन्य तारों की भांति पुच्छल तारों में भी चमक होती है, इसी कारण इसे ग्रह नहीं कहा जा सकता। सूर्य की किरणें इसकी ऊपर भाग में परिवर्तित होती रहती है, इसकी चमक को और बढ़ा देती है। इसके कारण सूर्य के आने पर दिखाई देते हैं। अतः धूमकेतु गोचर, दीप्तिमान, पुच्छ दर्शाते हैं, जबकि क्षुद्र ग्रह नहीं दर्शाते। कथन दो सही नहीं है, क्योंकि क्षुद्र ग्रह निश्चित रूप से मंगल बृहस्पति के ग्रह के पेटी में तो पाया जाता है, जबकि धूमकेतु वे किसी ग्रह के कक्षा के परिधि में नहीं होते। ये सूर्य के चारों ओर मतलब क्या होते हैं, घूमते रहते हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। जबकि क्षुद्र ग्रह की बात करें मंगल और बृहस्पति, और धूमकेतु किसी ग्रह के कक्षा के बीच में नहीं पाए जाते। निहारिका, जिसको हम लोग निबुला भी कहते हैं, कि सौरमंडल का जनक कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और सूर्य एवं क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच स्थित ग्रहों के भीतरी ग्रह इनर प्लैनेट कहा जाता है, ठीक है। तो ध्यान में रखना है ये। इसमें क्या आएगा? बुध, शुक्र, अ, पृथ्वी, मंगल, ठीक है। तो मंगल पे समाप्त हो गया बात। अब इधर चार को पाया जाएगा, ठीक है। तो बृहस्पति से शुरू होता है ना, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में जो ये जो है ये लाखों किलोमीटर की पट्टी है, ये क्षुद्र ग्रह इसी में पाया जाता है, ठीक है। और इधर को इनर प्लैनेट कहेंगे, आंतरिक ग्रह। हाँ, इधर का आउटर प्लैनेट कहते हैं, बाहरी ग्रह कहते हैं, ठीक है। तो चार गो आंतरिक में, चार गो बाहर में आते हैं, ठीक है। तो हमारे सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह पट्टी के बाहर अवस्थित ग्रहों को बाहरी ग्रह कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। और ये आंतरिक है, ये मतलब बाहरी है। मंगल के बाद जो ग्रह जो आएंगे वो बाहरी में आएंगे, ठीक है। तो सारे सारे कथन की बात करेंगे, सही है। क्षुद्र ग्रह पट्टी से बाहर स्थित है, बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है, नेपच्यून को बाहरी ग्रह आउटर प्लैनेट के तौर पर जानते हैं। क्षुद्र ग्रह के पट्टी के अवस्थित है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल को इनर प्लैनेट के तौर पर जानते हैं, ठीक है। निहारिका, जिसको नेबुला भी कहते हैं, सौरमंडल का क्या होता था? जनक होता। आप चाहो तो इसे याद कर सकते हो, ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, जब पीरियोडस हिकेटियस की सुप्रसिद्ध जस पीरियोडस की बात करेंगे, हिकेटियस की सुप्रसिद्ध रचना है। एरोस्टोनीज ने सर्वप्रथम विश्व रेखा की लंबाई जानने का प्रयास किए थे। दोनों के दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है, क्योंकि अगर प्रश्न पूछा कि पृथ्वी का व्यास या फिर त्रिज्या सबसे पहले किसने मापा था, तो एरोस्टोनीज ने ही मापा था। अरस्तु प्रथम खगोलविद थे जिन्होंने अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं पर आधारित विश्व मानचित्र का निर्माण किया था। तो तीसरा गलत है, बाकी पहला दो की बात करेंगे, सही है। जस पीरियोडियस की बात करेंगे तो हिकेटियस की प्रसिद्ध रचना है। एरोस्थिनियस ने सर्वप्रथम विश्व रेखा की लंबाई जानने का प्रयास किया था। इनको भूभौतिकी का जनक भी कहते हैं, ठीक है। भूगोल के जनक की भी उपमा इन्हें दी जाती है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे एरोस्टोनीज को, ठीक है। टॉलमी प्रसिद्ध खगोलविद थे जिन्होंने अक्षांश में देशांतर रेखाओं पर आधारित विश्व मानचित्र का निर्माण किया था, न कि मतलब यहाँ पे अरस्तु ने, ठीक है। हालांकि इतिहास के पिता कहलाने वाले हेरोडेटस ने भी विश्व मानचित्र पर सर्वप्रथम देशांतर रेखा खींचने का प्रयास किया था, ठीक है। यहाँ पे कुछ प्रश्न दिया हुआ आइसोथर्म, तो देखिए थर्म का मतलब क्या हो रहा है? टेम्परेचर से संबंधित है। तो देखिए टेम्परेचर वाला तापमान यहाँ पे है, ठीक है, तो ये इसमें चला जाएगा, ठीक है। आइसो, आइसोनीफ है, आइसो सोनेफ है, तो ये दोनों का दोनों बर्फ से रिलेटेड होगा। बर्फ गिरने की समान, आइसोनीफ है ना, आइसोनेफ है, ये दोनों में से कोई होगा, बर्फ से रिलेटेड होगा, मुझे ध्यान में नहीं है, आई थिंक आइसोनीफ को कहते हैं, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे डेटम रेखा क्या, हाँ, बर्फ गिरने की समान रेखा का आइसोनीफ कहते हैं ना, बोला था ना। देखिए इसको ना प्रश्न से आप पकड़ोगे ना तो पकड़ा जाएगा, ठीक है। थर्म, थर्म का मतलब क्या होता है? गर्म चीज, थर्मा, ठीक है। उसी से पता पता चलता है, समान तापमान दर्शाने वाले रेखा को आइसोथर्म कहते हैं, ठीक है। आइसोनीफ कैसे किसे कहते हैं? मेघा आच्छादन के समान क्षेत्रों में मिलाने वाली रेखा को बोलते हैं। आइसोनीफ जो होता है बर्फ गिरने के समान क्षेत्रों को दर्शाने वाली रेखा होता है। डेटम लाइन की बात करेंगे तो समुद्र तल की क्षैतिज रेखा है जिसमें ऊंचाई तथा गहराई मापी जाती है, ठीक है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, डेटम लाइन की बात करेंगे
तो समुद्र तल की क्षैतिज रेखा है जिसमें ऊंचाई तथा गहराई मापी जाती है। आइसोनीप की बात करेंगे तो बर्फ गिरने के समान क्षेत्रों को दर्शाने वाली रेखा है। और आइसोनेप की बात करेंगे तो मेगा आच्छादन के समान क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा है। आइसोथर्म की बात करेंगे तो समान तापमान वाले क्षेत्रों को दर्शाने वाली रेखा है। ठीक है, आप देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ध्रुवों की ओर जाते समय दो अक्षांशों के मध्य दूरी बढ़ जाती है। ऐसे प्रश्न यूपीएससी ने कई बार पूछा है। ठीक है, ध्रुवों की अपेक्षा देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी विषुवतीय क्षेत्रों में अधिक होती है। तो बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही थे, केवल दूसरा वाला स्टेटमेंट की बात करेंगे। सही है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। मतलब ध्रुवों की ओर समय दो अक्षांशों के मध्य दूरी बढ़ जाती है, ध्रुव की ओर जाते समय दो अक्षांशों की मध्य की दूरी बढ़ती है, तो ये गलत है। क्योंकि ध्रुव की ओर जाएंगे तो भाई साहब दोनों के बीच की दूरी मतलब कमेगी ना, बढ़ेगी तो नहीं। ठीक है, और बाकी दूसरा की बात करेंगे आपका सही है। तो अक्षांश वस्तुतः ग्लोब या मानचित्र पर उत्तर से दक्षिण दिशा में मापी गई कोणीय दूरियां होती है। ध्रुव उत्तरी ध्रुव के ठीक शीर्षतः बिंदु पर ध्रुव तारा सदैव स्थिर दिखाई देता है। ध्रुव तारा की किरणें पृथ्वी के उत्तरी भौगोलिक ध्रुव पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी स्थित जिन बिंदुओं पर तारे का आपतन कोण जितना डिग्री का होता है, इन बिंदुओं को मिलाती हुई पश्चिम से पूर्व ग्लोब या मानचित्र पर लिखी गई रेखा उतना ही डिग्री, ठीक है, उतना ही डिग्री उत्तरी अक्षांश होती है। ठीक है, 0 डिग्री पे खींची गई भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहलाती है। विषुवत रेखा से लेकर ध्रुवों तक अक्षांशों के मध्य दूरी एक समान होती है। ठीक है, अब पृथ्वी पर दो अक्षांशों के मध्य कोणीय दूरी देशांतर कहलाती है। ठीक है, यहाँ पे एक प्रश्न और भी आप ध्यान में रख सकते हो। भूमध्य रेखा एकमात्र बृहद वृत्त है जिसकी लंबाई कितनी है, 40,076 किलोमीटर। ठीक है, इसमें कुल कितना डिग्री होता था, 360 डिग्री होता है, ये पूछा जाता है। 1 डिग्री के अंतराल पर 360 देशांतर होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ग्लोब या मानचित्र पर उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर या मध्य देशांतर या ग्रीनविच देशांतर कहलाती है। दो देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी भूमध्य रेखा पे होती है, ये भी पूछा जाता है। बताओ दो देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी कहाँ पे है, तो ध्यान में रखना है देशांतर रेखा पे। अब भूमध्य रेखा विषुवतीय क्षेत्रों में ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांशीय वृत्तों की लंबाई क्या होती है, घटती है। ऊपर में क्या दिया था, बढ़ती है, इसलिए गलत हो गया। तो ये भी भूमध्य रेखा एकमात्र बृहद वृत्त है जिसकी लंबाई कितनी, 40,076 किलोमीटर। इनमें कुल कितने डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। 1 डिग्री के अंतराल पर 360 डिग्री देशांतर होती है। और दो देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी भूमध्य रेखा पे होती है। अब भूमध्य रेखा या विषुवतीय क्षेत्रों में ध्रुवों तक तरफ जाने पे अक्षांशीय विद्युतों की लंबाई क्या होती है, घट जाती है। तो अक्षांश और देशांतर बीपीएससी में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और कई बार बीपीएससी ने यहाँ से प्रश्न पूछे हैं, तो ये भी आप याद रख सकते हो। निम्नलिखित देशों पर विचार करना है, ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राजील और चिली। ठीक है, उपयुक्त में से किन देशों से मकर रेखा गुजरती है। तो सारे ही देशों से मकर रेखा क्या होता है, गुजरता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से भी, नामीबिया से भी, ब्राजील से भी, चिली से भी। तो मकर रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, ठीक है, इससे भी बीपीएससी ने प्रश्न पूछा है। तो आप लूसेंट की किताब लीजिए, आप उनसे इन रेखाओं के बारे में देख लीजिए। ठीक है, और मैप से थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। ठीक है, तो मकर रेखा की बात करें, ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राजील एवं चिली से होकर गुजरती है। मकर रेखा दक्षिण अमेरिका के चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील तथा अफ्रीका महाद्वीप के नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक तथा ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरती है। ठीक है, तो दक्षिण अमेरिका में भी जाती है, अफ्रीका में भी जाती है, और साथ में आप देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया से होकर भी गुजरती है। ठीक है, अब 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पे लंबवत चमकता है। सौर बिंदु पृथ्वी पर वह बिंदु होता है जहां किसी दिन सूर्य की किरणें 90 डिग्री कोण बनाती है। ठीक है, तो ऐसा बहुत ही कम जगह है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं कूट के माध्यम से सही विकल्प का चयन करें। गलोब पर कर्क रेखा से मकर रेखा तक का क्षेत्र उष्णकटिबंधीय कहलाता है। गलोब पर कर्क रेखा से मकर रेखा तक का क्षेत्र की बात करेंगे तो उष्णकटिबंधीय कहलाता है, पहला ऑप्शन जो है। और सूर्य 21 जून को कर्क रेखा तथा 22 दिसंबर को मकर रेखा पे लंबवत चमकता है। और दोनों गोलार्धों में 66 पूर्णांक मतलब 66 डिग्री अक्षांश से ध्रुवों तक 90 डिग्री के अक्षांश के कटिबंध को शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। तो बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला और दूसरा सही है, मतलब गलोब पर कर्क रेखा से मकर रेखा तक का क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय कहलाता है, ये सही लिया है। और दूसरा स्टेटमेंट की बात करें, सूर्य 21 जून को कर्क रेखा तथा 22 दिसंबर को मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, ये सही है। और दोनों गोलार्धों में 66.5 डिग्री अक्षांश से ध्रुवों तक 90 डिग्री के अक्षांश कटिबंध को शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है, ये गलत है। क्योंकि क्या होगा यहाँ पे, दोनों गोलार्ध के अक्षांश में ध्रुवों तक 90 डिग्री अक्षांश तक के कटिबंध को शीत कटिबंध कहा जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं, शीत कटिबंध, जो कि यहाँ पे क्या लिखा है शीतोष्ण कटिबंध, तो ये आपका क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है,
अब आते हैं, हाँ, ग्रीनविच की देशांतर रेखा से पूर्व या पश्चिम में स्थित होने के आधार पर निम्नलिखित देशों का मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से या तो आगे है या तो पीछे है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, क्यूबा है, ग्रीस है, इराक है, कोस्टारिका है, जापान है। ठीक है, इसमें अफ्रीकन कंट्री भी है, और अफ्रीकन बोल रहा हूँ, थोड़ी एशियन भी है, और साथ में आप यूरोपियन कंट्री भी है। तो ग्रीनविच माध्य समय से आगे पीछे के क्रम में दृष्टि से देशों के मानक समय का निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन लिया है 5 4 2 1 4। कैसे? तो आप इसके बारे में थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। आपको याद ही रखना पड़ेगा इसको, कैसे आप याद रखोगे? ठीक है, क्योंकि भारत का समय ग्रीनविच से आगे है या पीछे है, क्या बताएंगे? भारत का समय ग्रीनविच, जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम से आगे आगे है या? 5.5 घंटा आगे हाँ है। ठीक है, ध्यान रखें, 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ सोल्यूशन दिया, हालांकि सोल्यूशन से कुछ क्लियर होगा नहीं। ठीक है, बस इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ग्रीनविच की देशांतर रेखा से पूर्व या पश्चिम में स्थित होने के आधार पर ग्रीनविच माध्य समय से आगे पीछे के क्रम की दृष्टि से देशों का मानक समय यहाँ पे ये दिया हुआ है। ठीक है, छोड़ देते हैं इसको। हाँ, ये भी ध्यान रखिएगा, 0 डिग्री देशांतर जो ग्रीनविच के निकट से गुजरती है उसे ग्रीनविच रेखा या फिर 0 डिग्री देशांतर भी कहते हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मानक समय है। ठीक है, दुनिया के सारे देशों का समय जो होता है इसी आधार पर कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं, ध्यान में रखेंगे, यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वह अवस्थित होता है। ठीक है, यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वह अवस्थित होता है। कहाँ पे होता है? विषुवत रेखा पे। ठीक है, ध्यान में, कहाँ पे होता है? विषुवत रेखा पे। तो यदि एक प्रेक्षक तारे को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो अवस्थित कहाँ पे होता है? तो विषुवत रेखा पे होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, पृथ्वी पर एक स्थान से बढ़ते हुए अक्षांश वाले दूसरे स्थान पर किसी वस्तु का वजन घटता है। मतलब पृथ्वी पर एक स्थान से बढ़ते हुए अक्षांश वाले दूसरे स्थान पर किसी वस्तु का क्या होता है? वजन बढ़ता है। पृथ्वी एक परिशुद्ध गोला नहीं है। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे, दोनों के दोनों सही है, पृथ्वी गोला नहीं है। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी का आकार कैसा है? तो जीवाइड बोला जाता है। नारंगी देखे हो आपने? नारंगी गोला होता है क्या? नारंगी पूरी तरीके से गोला है नहीं, ऊपर से देखिएगा चपटा है। ठीक है, तो पृथ्वी गोला तो है लेकिन परिशुद्ध गोला नहीं है। तो ये भी सही है, ये भी आपका सही है। ठीक है, सॉरी, पहला गलत है, दूसरा सही है। पहला गलत है और दूसरा की बात करेंगे सही है। पृथ्वी के ध्रुव पे जी का मान अधिकतम होता है तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। ये पूछा जाता है, तो बताओ ध्रुव जी का मान अधिकतम कहाँ पे होता है? तो पृथ्वी के ध्रुव पे होता है। और न्यूनतम की बात करें, न्यूनतम कहाँ पे होता है? तो न्यूनतम की बात करें विषुवत रेखा पे, मतलब जी का मान क्या होता है? न्यूनतम होता है। इस प्रकार पृथ्वी पर विषुवत रेखा से जैसे जैसे ध्रुवी को बढ़ते जाते हैं जी का मान भी क्या होता है? बढ़ता जाता है। ठीक है, इस कारण किसी वस्तु का भार विषुवत रेखा की अपेक्षा ध्रुवों पर मतलब क्या होता है? अधिक होता है। एवं विषुवत अक्षांश से बढ़ते हुए अक्षांश की ओर जाने पर किसी वस्तु का वजन क्या होता है? बढ़ता जाता है। ठीक है, पृथ्वी का आकार पूर्णतः गोलाकार नहीं, इसकी आकृति, ठीक है, लधे वक्ष मतलब सपाट गोलाभ, ठीक है, मतलब के समान, और अर्थात दीर्घ वृत्ताकार संतरे के समान, जिसे जियोड कहा जाता है। इस प्रकार पृथ्वी परिशुद्ध गोला नहीं है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं 52 नंबर क्वेश्चन। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अक्ष पृथ्वी के, ठीक है, भौगोलिक अक्ष पे 23% झुका हुआ है। ठीक है, तो 23% नहीं झुका हुआ, 23.5% है। ठीक है, तो गलत दिया हुआ है। उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव उत्तरी कनाडा में एक प्रायद्वीप है, तो ये भी गलत है। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण में भारत में थुम्बा से गुजरता है। जहां से हम लोग क्या करते हैं? थुम्बा में हम लोग क्या बना, रॉकेट लॉन्चर। थुम्बा केरल में पड़ता है। ठीक है, वहां से रॉकेट वगैरह हम लोग लॉन्च कर देते हैं। ठीक है, तो 3 सही है। ठीक है, पहला इसलिए गलत है क्योंकि पहला गलत होने के रीजन क्या है? चलिए 3 सही है, पहले उससे बात कर लेते हैं। तो पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा भारत के थुम्बा से गुजरती है, हालांकि वर्तमान में ये थुम्बा से दूर है। थुम्बा इलेक्ट्रोलियर रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा संचालित एक भारतीय अंतरिक्ष यान है। ठीक है, रॉकेट लॉन्च करते हैं, जो मुख्य भूमि भारत के दक्षिणी भाग के पास है। ये पृथ्वी के चुंबकीय विषुवत रेखा से मतलब क्या है? बहुत अधिक नजदीक है। ठीक है, इसीलिए क्षेत्र जो है रॉकेट लॉन्चिंग के लिए बेहतर मानी जाती है। ठीक है, कथन 1 2 सही नहीं है, क्योंकि मतलब पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है। किंतु पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अक्ष पृथ्वी की भौगोलिक अक्ष के में लगभग 11.3 डिग्री कोण पर मतलब क्या है? झुकी हुई है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न काल के दौरान उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव उत्तरी कनाडा के क्वीन एलिजाबेथ द्वीप में उत्तरी ध्रुव से 1300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था, न कि किसी प्रायद्वीप पे। अब आते हैं अलग अलग ऋतुओं के दिन के समय और रात्रि के विस्तार में विभिन्नता किस कारण से होती है? मतलब अलग अलग ऋतु ऋतु में देखोगे तो रात में कुछ और होगा, दिन में कुछ और होगा। जैसे गर्मी के दिनों आप देखना
दिन बहुत ज्यादा गर्म होता है, रात थोड़ा सा नॉर्मल होता है। ठंडे के दिन में दिन तो कभी कभी नॉर्मल भी होता है, लेकिन रात बहुत ज्यादा ठंड हो जाता है। इसका रीजन क्या है? तो पृथ्वी का नक्ट अक्ष पे परिभ्रमण। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि अलग अलग ऋतुओं में, ऋतुओं के दिन के समय और रात्रि विस्तार में विभिन्नता किस कारण से होती है? तो पृथ्वी का नक्ट अक्ष पे परिभ्रमण। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। मुख्यतः चार ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। अपने नक्ट कक्ष पे झुकाव के कारण 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की ओर अधिक झुका रहता है, जिससे यहाँ दिन बड़े तथा रातें क्या होती है? छोटी भी होती है। 54 नंबर क्वेश्चन पे जरा ध्यान फरमाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं कूट के माध्यम से सही विकल्प का चयन कीजिए। पृथ्वी के रेडियोधर्मी तत्वों के आधार पर पृथ्वी की आयु 4.7 अरब मतलब बिलियन वर्ष निर्धारित की गई है। ठीक है। ठीक है, ऑटो सिमेट के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति गैसवर कणों से हुई है। पृथ्वी पर जीवन सर्वप्रथम ऑर्कियोजोइक महाकल्प में आरंभ हुआ। बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो 2 और 3 सही है। बताओ, ये गलत लिया है। 4.7 नहीं है, कितना है भाई? ठीक है, 3.9 ही दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा, 3.9। तो पृथ्वी के रेडियोधर्मी तत्वों के आधार पर पृथ्वी की आयु की बात करेंगे तो 4.7 नहीं, 3.9 है। ठीक है। ऑटो सीमेंट के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और कणों से हुई है। पृथ्वी पर जीवन सर्वप्रथम ऑर्कियोजोइक महाकल्प में प्रारंभ हुआ था। यह भी आप ध्यान में रख सकते हो। अब आते हैं प्रश्न नंबर 55। ठीक है, पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक न्यूटन किलोग्राम होता है। पृथ्वी पर जी का परमाणिक मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड है। पृथ्वी पर जी का परमाणिक मान 45 डिग्री अक्षांश के समुद्र तल पर माना जाता है। अब पृथ्वी तल पर जी का मान भूमध्य रेखा पे सबसे अधिक होता है ना, कम दिया, सबसे कम, और तथा ध्रुव पे सबसे अधिक होता है। अंततः अनंत पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा अनंत होती है। तो बताना कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। तो इसका आंसर लिया बी। ठीक है, बी क्या लिया है? बी में क्या है? 1, 2, 3, 4। ये सही है क्या? पृथ्वी पे जी का मान भूमध्य रेखा पे सबसे कम तथा सब, ये सही लिया है? एक मिनट, सोल्यूशन जरा इसका देखते हैं। गुरुत्वीय त्वरण का मान मीटर प्रति सेकंड तथा न्यूटन किलोग्राम होता है। पृथ्वी पर जी का परमाणिक मान 9.8 मीटर पर सेकंड है, ये तो सही है। तथा पृथ्वी का जी का परमाणिक मान जहां माना गया वो समुद्र तल से 45 डिग्री अक्षांश है। पृथ्वी तल पर जी का मान भूमध्य रेखा पे सबसे कम, ध्रुव, अच्छा ध्रुव है ना, ध्रुवों पे सबसे अधिक। ठीक है, भूमध्य रेखा पे सबसे कम। ठीक है, मैं ही मिस कर रहा था। ठीक है। अनंत पर गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा शून्य होती है तथा कथन 5 सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जी का मान के संदर्भ में पूछा जाएगा तो ध्रुवों पे सबसे अधिक होता है, और क्या होता है इस पे? भूमध्य रेखा पे सबसे कम होता है। तो ये आप कंफ्यूज कर सकते हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। गोंडवाना क्रम में कोयले का निर्माण किस काल में हुआ? तो कार्बोनीफेरस शक में। ठीक है, तो कार्बोनीफेरस काल में। ठीक है, गोंडवाना क्रम में जो छोटा नागपुर पठार हो गया, जो कि उड़ीसा, बिहार, बंगाल, ठीक है, झारखंड, इन सब में जो कोयला जो मिलते हैं सबके सब गोंडवाना काल के कोयले हैं। भारत में 98% या फिर 90% से अधिक के आसपास कोयला जो होता है गोंडवाना क्रम के चट्टानों में ही मिलते हैं। ठीक है, जिसमें कोयला के व्यापक निक्षेप है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कार्बोनिफेरस काल में उभयचरों की काफी मतलब क्या होता है? विस्तार हुआ, इसीलिए इसे उभयचर का युग भी कहते हैं। सरीसृप की उपस्थिति तथा परवाल रोधिकाओं का निर्माण इसी समय में प्रारंभ हुआ। ठीक है, इस समय बड़े वृक्षों को काल की उपमा प्रदान की गई। ठीक है, तो कार्बोनिफेरस शक, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है। निम्न विचार पर फिर से आपको विचार करना है। ट्रीआसिक शक, रॉकी एंडीज तथा यूरोप के कई पर्वतों की उत्पत्ति शुरू हुई। ठीक है, यह शक का मतलब काल है। ठीक है। जुरेसिक शक की बात करें, इस काल में पुष्प पादपों अर्थात आवर्त बीजी की उत्पत्ति होती है। क्रिटेशियस शक की बात करें, रेंगने वाले जीवों का काल कहा जाता है। ठीक है, तो ये केवल ये है, ये उल्टा कर दिया है। ठीक है, ध्यान में, रेंगने वाले में ना बोला कौन सा सही सुमेलित? केवल 2 सुमेलित है। क्योंकि आप चलिए इस पे बात कर लेते हैं, कुछ काल है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो त्रिआसिक शक जो होता है इसे रेंगने वाले जीवों का काल कहा जाता है। इसमें अंतिम चरण में उड़ने वाले सरीसृप, ठीक है, टीरोसौरो एवं सरीसृपों के अंडे देने वाले निम्न कोटि के स्तनियों प्रोटीथीरिया की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, तो त्रिआसिक शक में क्या था? तो इसमें रेंगने वाले जीवों का काल कहा जाता है। अब आते हैं जुरेसिक। इस काल में पुष्प पादपों इस काल में पुष्पातु आधार आवर्तबीजी की उत्पत्ति हुई। स्थल पर डायनासोर जैसे सरीसृपों का प्रभुत्व था। जुरेसिक काल में आपने मूवी भी देखा होगा। ठीक है, और इसमें उड़ने वाले जो सरीसृप पाया जाता है, जो कि प्रथम पक्षी माना जाता है, इसका नाम ऑर्क्टियो, ठीक है, ऑर्कियो पट्रेसिक्स। ठीक है, जो कि मतलब ऐसा पंछी था जो कि मतलब सरीसृप था।
जो कि उड़ सकता था, ठीक है, मतलब पंछी तो नहीं था, सरीसृप था, रेप्टाइल्स था, लेकिन वो उड़ता था वो। अब आते हैं क्रिटेशियस तक। इसमें कहते हैं ये मध्यजीवी महाकल्प का अंतिम शक था। इस काल में पर्वत निर्माण क्रिया अत्यधिक सक्रिय रही तथा रॉकेट एंडीज तथा यूरोप के कई पर्वतों का निर्माण हुआ था। क्रिटेशियस तक में ये भी आपको ध्यान रखना है, तो इसमें पर्वत का निर्माण होता है। जुरेसिक काल में सरीसृप वगैरह पाए जाते हैं। अब पुष्पपादपों अर्थात आवर्त बीची की उत्पत्ति हुई थी। इसमें जो थे जो रेप्टाइल जो थे उड़ते भी थे। ट्री आसिक शक में क्या था, मतलब काल में, इसमें रेंगने वाले जीवों का काल कहा जाता है। इसमें अंतिम चरण में उड़ने वाले सरीसृपों, जिसमें टीरोसौरो एवं सरीसृपों से अंडे देने वाले निम्न कोटि के स्तनी जैसे प्रोटीथेरिया की उत्पत्ति इसी काल में होती है, ठीक है। तो ये सब रेगुलेशन ऑफ लाइफ में आपको पढ़ना ही है। निम्न विद्वानों में किसने मतलब ये सुझाव दिया कि पृथ्वी गैसों और कणों से उत्पत्ति हुई है पृथ्वी का, ठीक है, तो ओ शिम्ड ने, ठीक है। तो निम्न विद्वानों में से किसने एक सुझाव दिया कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और कणों से हुई, तो ध्यान में रखना है ओ शिम्ड, ठीक है, महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखना है। क्या नाम है इनका, ओ शिम्ड, ठीक है। तो ओ शिम्ड ने सुझाव दिया कि पृथ्वी की उपस्थिति गैसों और कणों से हुई है। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित निम्न विद्वानों ने विभिन्न संकल्पनाएं दी, जैसे ऑटो स्मिथ के अनुसार, ऑटो स्मिथ, पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों एवं धूलकण से मिलकर हुई है। वर्ष 1950 में रूस के इस विद्वान ने निहारिका, जिसको नेबुला कहते हैं, की परिकल्पना में संशोधन किया, ठीक है। अब बोला जाता है सौरमंडल में जो सबसे पहले जिस चीज की उपस्थिति हुई कौन था, तो निबुला या फिर निहारिका थी, ठीक है। जर्मनी के दार्शनिक कांट की बात करेंगे, ने निहारिका को प्रस्तुत किया था, यह भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो सिम्ड साहब की अगर बात माने तो उन्होंने कहा था पृथ्वी की उपस्थिति किससे हुई, तो गैसों और कणों से हुई है। ये भी आप चाहो तो ध्यान में रख सकते हो, अगर इच्छा अगर है आपका तो, ठीक है। आगे बात करेंगे तो क्या प्रश्न है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र प्रत्येक कुछ 100,000 सालों में उत्क्रमित होता है, ठीक है। पृथ्वी पर जब 4,000 मिलियन वर्षों से भी अधिक पहले बनी तो ऑक्सीजन 54% थी और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी, ठीक है। ध्यान रखो, मतलब जब ऑक्सीजन जो 54% रहेगी, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहेगी, पृथ्वी क्या होगा, काफी अधिक ठंडा होगा, बिल्कुल शीत मरुस्थल जैसा हो जाएगा। जब जीवित जीव पैदा हुआ तो उन्होंने पृथ्वी के आरंभिक मंडल को बदल दिया, ठीक है। बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो 1 और 3 की बात करें सही है, बाकी इसका गलत लिया है, ठीक है। क्यों गलत लिया है, अ, दो सही नहीं है, क्योंकि पृथ्वी की उत्पत्ति 4.5 अरब वर्ष पहले हुई। पृथ्वी के ठंडा होने के पश्चात इसके बाहरी आवरण में वायुमंडल का निर्माण हुआ, जिसे मीथेन तथा अमोनिया के साथ साथ जल वाष्प विद्यमान था। ऑक्सीजन भूप्रपट्टी में यौगिक के रूप में था। जैविक विकास में पौधे के नाइट्रोजन एवं कार्बन द्वारा ऑक्सीजन मुक्त करने से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का विस्तार हुआ। अब एनसीईआरटी का क्लास 6 का पहला चैप्टर बताएंगे तो वहां पे लिखा हुआ है पृथ्वी पहले बहुत ठंडी हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, तो वहां पे मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, जिससे मतलब पृथ्वी का टेम्परेचर क्या होता है, बैलेंस होता है, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार के, कैम्ब्रियन काल के स्थल पे कोई जीवन नहीं था। रीढ़ की हड्डी वाले जीव को तरह रेंगने वाले जीवों का विकास क्रिटेशियस युग में हुआ है, ठीक है। तो ये तो पहला सही है, बाकी दूसरा गलत है, ठीक है। पहला कथन सही है, क्यों सही है भाई, तो पृथ्वी के विकास के इतिहास काल के कैम्ब्रियन युग में स्थल पे कोई जीवन नहीं था, बल्कि जल में बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीव पाए जाते हैं, ठीक है। किसमें, तो कैम्ब्रियन युग में, ठीक है। दूसरा कथन असर है कि क्रिटेशियस युग में नहीं बल्कि कार्बोनीफेरस, ठीक है, कार्बोनीफेरस युग में रेंगने वाले जीव जंतु तथा उसके बाद रीढ़ की हड्डी वाले, ठीक है, जीव का मतलब क्या होता है, विकास होता था कार्बोनीफेरस युग में। यह भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा देश 0 डिग्री मध्याह्न रेखा पे स्थित है, तो कौन सा देश है, तो यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, जहां से जीएमटी जो है ना, ग्रीनविच मीन टाइम, यही से गुजरती है ना। तो प्रधान मध्याह्न रेखा ग्रीन, ध्यान में रखेंगे 0 डिग्री देशांतर कई देशों से होकर गुजरती है, जिसमें यूनाइटेड किंगडम भी है, फ्रांस भी है, स्पेन भी है, अल्जीरिया भी है, माली भी है, बुर्किना फासो भी है, टोगो भी है, घाना भी शामिल है, ठीक है। याद कर लीजिए 0 डिग्री देशांतर कहाँ कहाँ से, तो यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो और घाना, ठीक है। तो ये जो था आपका डे 27 हम लोगों ने क्या किया, अभी समाप्त किया है, ठीक है। डे 28 का पीडीएफ में डाल दे रहा हूँ, ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए।